साथ पढ़ेंगे। पेज यहाँ से थर्ड वाला। अच्छा दूसरा एक हो गया क्या? वहाँ पे बोर्ड ही बदल गया क्या? बोर्ड ही बदल गया, वही बोर्ड है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, हमने सर को दे दिया है। और वह पीडीएफ काफ़ी लंबी है, करीब करीब 230-35 पेज का है। लेकिन अब आप सब पेज को पढ़े जरूरी नहीं है, और अपने से भी पढ़ने का प्रयास नहीं करिएगा। जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़िएगा, ठीक है ना? अब क्या करें, कितना कट करके बार बार बनाएं, इसलिए एक ही बना है। अपने हिसाब से आप लोग जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ते रहिए और क्रम से पढ़ाएंगे। और इसमें भी सबसे पहला जो हम पढ़ाएंगे वो है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन। नाम क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से होते हैं, पूछा जा सकता है आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आप क्या बताएंगे? तो वही हम बता पाएँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इन्वायरमेंट। ना तो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और ना तो कोई जलवायु परिवर्तन है, और ना तो कोई जैव विविधता अलग है। सब आपस में जुड़े हैं, लेकिन कहने के लिए उसको अलग कर दिया जाता है। चलो ठीक है, हम लोग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो पहले 1 दिन 2 दिन तो इतिहास का लगता है कि इन्वायरमेंट आखिर में शुरू क्यों हो गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है। हो सकता है वह क्वेश्चन आपका साइंस के रूप में आ रहा हो या किसी और रूप में आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछा जरूर जाएगा। तो हम लोग उसको इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो हर टीचर छोड़ेगा, क्योंकि वह और किसी के सिलेबस में आता ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का सैद्धांतिक पक्ष। क्या कहते हैं? पर्यावरण का सैद्धांतिक पक्ष। हेडिंग डाल देते हैं, पर्यावरण का सैद्धांतिक पक्ष। और धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, इस हफ्ते में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जो सैद्धांतिक पक्ष है। यह कैसे कैसे आगे बढ़ा है। बहुत पतली है, अभी भी उतना ही। क्यों भाई, पेन तो यही मोटा होगा ना? ये वाला है क्या? यही वाला ना? अब इसे मोटा कहाँ जाए? इसमें कुछ मोटा किया नहीं, सब ऐसे ही पड़ा है। क्यों पेन कहाँ से मोटा होगा? कुछ आइडिया? कहाँ गए, चले गए क्या? पेन के बताइए, कुछ थोड़ा बहुत पतला दिख रहा है। इसमें कुछ है ही नहीं, आगे से चल। इसको भी पता है, एक कलर का अटेंडेंस कर दीजिएगा सब लोग सीट पे। अरे सर थोड़ा बताइए सर, कैसे मोटा होगा? क्या इधर बाबा पेन मोटा कर लीजिए, ये वाला ये वाला नहीं, चल। हाँ समझ, हर बार आपका एक बदल जाता है। ये लिखने वाला ये। हाँ हाँ ठीक ठीक, आप जो मोटा करते हैं तो होता नहीं। और बताएं, और करना है, कम करें। इतना मोटा चल रहा है, जब पतला हो रहा है बहुत पतला हो जा रहा है। कहीं है तो नहीं कर रहा, कैसा करता है? नहीं करता ऐसा। क्लियर आप कर दीजिए, ये वाला अब चल जाएगा। ठीक है।
चलिए ठीक, क्योंकि बड़ी समस्या होती है, इसलिए हर जगह एक ही जगह रहता तो बढ़िया रहता है। पहला है जिसमें हम लोग सैद्धांतिक पक्ष में देख रहे हैं, यह है निश्चयवाद। क्या है? निश्चयवाद। आपको पता कर ही दें, निश्चयवाद के जो प्रणेता हैं इनका नाम है राइट जेल। क्या नाम है? राइट जेल। प्रणेता मतलब होता है जिन्होंने इसकी शुरुआत की, ठीक है ना। इन्होंने इस पर्टिकुलर मत को, इस पर्टिकुलर विचार को शुरू किया है। किसने किया है? राइट जेल ने। और उसका नाम क्या है? निश्चयवाद। सबका अर्थ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में एक दूसरा विचार आता है जिसका नाम है संभववाद। क्या नाम है? संभववाद। संभववाद के जो प्रणेता हैं इनका नाम है वाइडल डी ला ब्लास। वाइडल डी ला ब्लास। ये जो है ये जर्मन है। कैसे है? जर्मन है। और ये जो है फ्रांसीसी। कैसे हैं? ध्यान रखिएगा, आपसे इन भूगोलवेत्ताओं का नाम पूछा नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा अगर कभी जिज्ञासा हुई तो भले पूछ ले, अन्यथा संभावना नहीं है कि इनका नाम पूछा जाएगा। नाम की एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ रहे हैं तो दोनों को साथ में समझते चले, नाम भी और सिद्धांत भी। और सौभाग्य रात इन्वायरमेंट कंप्लीट कर देंगे। सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य मतलब टाइम हमको भी मिलता रहे और संस्थान को भी मिलता रहे। इसको जर्मन, वहाँ फ्रांसीसी, वाइडल डी ला ब्लास। निश्चयवाद के नीचे नाम लिखा है राइट जेल। क्या नाम है? राइट जेल। और पेन पतला कर देना, मोटा लगा देना। तो ये हैं फ्रांसीसी। कैसे भूगोलवेत्ता हैं? फ्रांसीसी। एक हैं वाइडल डी ला ब्लास और एक आपके हैं राइट जेल। इतना पीछे कहाँ को बैठे आप लोग? जगह आगे पड़ी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, बैठे रहिए, जहाँ से अच्छा लगे वहीं से पढ़िए। अब यहाँ पे चूंकि इन दोनों के मध्य में एक बहुत बड़ी दूरी हो जाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। क्या होंगे? क्यों होंगे वो आगे चर्चा की जाएगी। तो जब प्रतिद्वंदी होते हैं, कंपटीटर, या जैसे होता है या तो ये सर्वोपरि या तो ये सर्वोपरि, तो दोनों अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करने में समाज में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो समाज को समस्या से नहीं चलाया जा सकता। समाज किसी न किसी मध्यम मार्ग से चलता है। जैसे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो जो हमारा कर्मकांड था यह चरम में पहुंच चुका है, और उसके प्रत्युत्तर में मध्यम मार्ग के रूप में जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सबका विकास हुआ। तो क्यों? क्योंकि समाज को मध्यम मार्ग चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोगों से समाज नहीं चलता, चरमपंथी लोगों से समाज, ये लोग चरमपंथी हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के चक्कर में लोग चरम पे पहुंच गए अपने अपने विचार को लेकर। जिसके प्रत्युत्तर में यहाँ पे कुछ मध्यम मार्गी लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं? मध्यम मार्गी लोग आते हैं। और मध्यम मार्गी लोगों ने इसमें जो नाम है, सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर। किसका नाम आता है? ग्रिफिथ टेलर। ऊपर यहाँ से आ जाएंगे। तो ग्रिफिथ टेलर है। और इसी में आता है सियरा क्लब है। क्या है? सियरा क्लब है। इसी में है क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम है। और यहाँ पे है एक है दसमन का
त्रिभुजाकार मॉडल। और इसके साथ एक नाम और आता है, एक नाम और आएगा जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या है? यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह 1972 का है। वास्तव में इन्वायरमेंट में यह एक टॉपिक आपको मिलता है, बाकी जितने टॉपिक लिखे हैं यह सब कहीं पर टॉपिक मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे कैसे उसके लिए ये सब कहानी हमको जानना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम पहुँचते हैं और यहीं से प्रॉपर इन्वायरमेंट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमने कहा जब समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है क्योंकि चरमपंथी लोग हो जाते हैं तो उसके निवारण के लिए कुछ मध्यम मार्गी लोग आते हैं। उसमें आपका ग्रिफिथ टेलर जी आते हैं, सियरा क्लब आता है, क्लब ऑफ रोम आता है, दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल आता है और साथ में आता है 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। और इस कहानी को समझने के लिए हम लोगों को कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, तब जाके हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन को समझ पाएंगे। ठीक है ना? और एक बार समझ लिए तो फिर समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो बुखार आया तो बुखार की दवा तो होती नहीं है। बुखार क्यों आया पहले कारण समझो, उस कारण का इलाज करो तो शायद बुखार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कि पेट में दर्द था तब बुखार आया, कि सर में दर्द था तब बुखार आया, क्या कारण था बुखार आने का। तो यहाँ पे मेन वही है कि समाधान तो करना है पर्यावरण में, लेकिन पहले कारण तो जानो कि पर्यावरण की समस्या उत्पन्न कैसे हो गई, उत्पन्न किसने किया। जब कारण स्पष्ट हो जाएगा तो फिर समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रारंभ में लिखे गए विचार, यह कारण है जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? निश्चयवाद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? निश्चयवाद। फिर हम पढ़ेंगे संभववाद को, फिर क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। निश्चयवाद ये अगर कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर उदाहरण पढ़ना है। तो इसको लिख लिया हम लोग। यस सर। और लिखने के बिना कोई चिंता नहीं, जो PDF है एज इट इज है एकदम, यही समझ के आपको कॉपी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लिखते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो फिर भूल भी जाएगा। देखो कि जिस हिसाब से लिखा जाता है उस हिसाब से आपको भी लिखना चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो पता चला लिखने का पैटर्न, अब हमने इस हिसाब से एरो बनाया, आप दूसरे हिसाब से बना दिए तो फिर कहाँ लिखेंगे आप? आपने सही लिखा। अब आप लोग मैच्योर हो गए हैं ना, बड़े हो गए हैं ना, मतलब छोटे तो नहीं है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आपको लेवल थोड़ा हाई भी किया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि भी बच्चों वाली पढ़ाई पढ़ेंगे। जैसे एक होता है कि हाँ देखो पढ़ाने की भी कई स्टाइल होती है। शुरुआत में ये मान चला जाता है कि आप लोगों का लेवल अभी बहुत कम है, और जब कम है तो लेवल भी कम करके ही बताया जाता है जिससे आप आसानी से समझ ले जाएं। लेकिन जब आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि नहीं ठीक अब आप समझने के योग्य हैं, तो फिर लेवल टफ भी किया जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है कि नहीं फिर ऊपर ऊपर पढ़ा के चला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए मध्यम मार्गी में ग्रिफिथ टेलर, सियरा क्लब, क्लब ऑफ रोम, दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल, दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल है। और लास्ट में है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। दसमन हटाया जाए। चलिए लिखते रहिएगा। एक है निश्चयवाद और एक है आपका संभववाद। निश्चयवाद
बेसिकली जो यह निर्भर करता है, यह पूरी तरीके से प्रकृतिवादी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? यह प्रकृतिवादी विचारधारा है। और यह जो विचारधारा है यह भौतिकतावादी है। कैसा है? यह भौतिकतावादी विचारधारा और एक ऐसी विचारधारा है प्रकृतिवादी। लेकिन अब इसका तात्पर्य एक बात समझिएगा कि प्रकृतिवादी विचारधारा के भी प्रणेता रैटजल है, ऐसा नहीं है। निश्चयवाद के प्रणेता का नाम रैटजल है, प्रकृतिवादी की विचारधारा का नाम रैटजल नहीं है। उनका नाम होता अगस्त कामते। क्या नाम होता है? लेकिन दोनों एक दूसरे के स्थान में शब्द यूज कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी ये मत समझिएगा कि दोनों विचार एक ही लोगों का, दोनों विचार अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है। लेकिन हम एक दूसरे के प्रत्युत्तर में लिख सकते हैं कि निश्चयवाद के केंद्र बिंदु में जो है यह कैसी विचारधारा? प्रकृतिवादी। अर्थात निश्चयवाद के केंद्र में क्या है? तो केंद्र में है प्रकृति। क्या है? ये लोग प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। क्या मानते हैं? और ये लोग भौतिकता को सर्वोपरि मानते हैं। भौतिकता को सर्वोपरि मानते हैं। अर्थात कुछ भी करेंगे तो उनके केंद्र में क्या रहेगी? भौतिकता। ये लोग कुछ भी करेंगे तो उनके केंद्र में क्या रहेगा? प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, वो लोग भौतिकता को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है निश्चयवाद। क्या आता है? निश्चयवाद का ये अर्थ होता है कि प्रकृति जैसा चाहती है, प्रकृति जैसा चाहती है उसी के जैसा अगर हम लोग अपने आप को अनुकूलित कर लें तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाद। अर्थात हमारी सभी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जब हमारी सभी गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हो? प्रकृति के द्वारा, तो इसे कहते हैं निश्चयवाद। क्योंकि हमारी सभी गतिविधियों का निर्धारण कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। तो जब मनुष्य की सभी गतिविधियों का निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया जाता है तो उस विचारधारा का नाम क्या होता है? निश्चयवाद। क्या कहते हैं? निश्चयवाद। क्योंकि हमारी सभी गतिविधि कौन निर्धारित कर रहा है? प्रकृति निर्धारित कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रकृति जैसा चाह रही है वैसा हम इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हम भी एक विशिष्ट प्राणी। क्या है? नहीं तो इस धरती पे बहुत से प्राणी रहे हैं, लेकिन बदलते परिवेश के साथ वह समाप्त हो गए। क्या हो गए? डायनासोर जैसा स्पीशीज जो कितना विशाल था, लेकिन फिर भी बदलते समय के साथ क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि प्रकृति तो बदली, लेकिन प्रकृति के नियम के साथ साथ वह प्राणी बदल नहीं सका। वह प्राणी बदल इसलिए समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि प्रकृति के बदलने के साथ साथ यह अपने आप को भी बदलता चला गया। इसलिए प्रकृति ने जैसा चाहा वैसा मनुष्य ने अपने आप को अनुकूलित करता चला गया। और यह क्षमता क्यों मनुष्य के पास है? क्योंकि मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। और मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। किस रूप में विशिष्ट प्राणी है? यहाँ पर एक टर्म आता है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की सभी गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? प्रकृति करती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मनुष्य की सभी गतिविधियों का निर्धारण प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसमें से क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। क्योंकि सभी गतिविधियां प्रकृति द्वारा निश्चित की जाती है, इसे हम प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं, इसे हम निश्चयवाद भी कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति के साथ अपने आप को इसलिए अनुकूलित कर लेता है क्योंकि मनुष्य क्या है? विशिष्ट है। तो उसको भी लिखना है। इसको पहले लिख लीजिएगा, फिर इसको ऊपर करते हैं, फिर लिखते हैं। मनुष्य की
की सभी गतिविधियों का निर्धारण प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। लिखिए। और मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता। क्या कर लेता है? क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी, क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी। यहां पे मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक शब्द लिखना है, मनुष्य, ठीक है ना? प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी। यहां पे अनुकूलन शब्द लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? अनुकूलन। इसका तात्पर्य होता है एडॉप्टेशन। क्या होता है? एडॉप्टेशन। यहां पे लिखा है एक विशिष्ट प्राणी। क्या लिखा है? विशिष्ट प्राणी किस रूप में है? जैसे इस धरती पे बहुत से प्राणी हैं, लेकिन उन सब प्राणियों में मनुष्य क्या है? एक। इसीलिए तो कहा जाता है 84 लाख योनियों में जो मनुष्य की योनि है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि यह एक विशिष्टता है इसके पास जो अन्य किसी भी प्राणी के पास विद्यमान नहीं। और वह विशेषता क्या है? वह आप देखिए, यह 3 रूपों में विशिष्ट है। किन रूपों में? 3 रूपों में। एक है इसकी बौद्धिक क्षमता। कौन सी क्षमता है? बौद्धिक क्षमता। एक इसका है आनुवांशिक क्षमता। कौन सी है? आनुवांशिक क्षमता। और एक इसकी है शारीरिक क्षमता। कौन सी है? मानसिक बौद्धिक एक ही होता है, चाहे बौद्धिक कहें चाहे मानसिक कहें, उसका संदर्भ एक ही। तो कहीं काल मानसिक मिल सकता है, कहीं काल बौद्धिक मिलेगा, दोनों का तात्पर्य एक ही रहेगा, अलग नहीं होगा। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से विशिष्ट है क्योंकि इसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और आनुवांशिक क्षमता। आनुवांशिक मतलब होता है जेनेटिक, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्वतः स्थानांतरित होता है उसको हम जेनेटिक कहते हैं। देखिए, कोई एक प्राणी अगर आप लें तो हो सकता है शारीरिक रूप से काफी ज्यादा सशक्त हो, लेकिन हो सकता है मानसिक रूप से उतना सशक्त न हो, अर्थात जो निर्णय लेने की क्षमता
या जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है केवल मनुष्य के पास, और सभी प्राणियों के पास इस प्रकार का ना तो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना तो इस प्रकार से कोई एक्शन है, ना तो शरीर की बनावट शक्ति इस प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य की बनावट है। क्योंकि हर प्राणी को अगर कुछ भी पकड़ना होता है तो उसके पास हाथ पैर तो उतना एक्टिव होते नहीं हैं, ज़्यादातर मुख के माध्यम से पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है, हर प्रकार की विशिष्टता है, शारीरिक क्षमता भी इसकी विशिष्ट है, अनुवांशिक क्षमता भी विशिष्ट है, बौद्धिक क्षमता भी। लेकिन कोई एक प्राणी किसी एक रूप में विशिष्ट हो सकता है, लेकिन तीनों रूपों में एक साथ विशिष्ट हो यह मनुष्य के अलावा किसी और के पास नहीं। और यह तीनों जो क्षमता है यह मनुष्य को अन्य प्राणियों से क्या करता है, विशिष्ट बनाता है। और यही कारण है कि मनुष्य क्या है, विशिष्ट है अन्य सभी प्राणियों से। और इसी विशेषता के कारण मनुष्य प्रकृति के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। क्या कर लेता है, अर्थात एडॉप्टेशन कर लेता है। अब एडॉप्टेशन भी मनुष्य जो करता है यह दो स्तर पे करता है। तो यहाँ पे टर्म हो गया, मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है। तो अब समझते हैं कि एडॉप्टेशन मनुष्य कैसे करता है। सब बात आगे बढ़ेगी। अब पेज हटा दी इसको। तो यहाँ पे है एडॉप्टेशन। मनुष्य का एडॉप्टेशन दो स्तर पे होता है। एक होता है आंतरिक स्तर, किस स्तर पे होता है, और एक होता है बाह्य स्तर। शारीरिक स्तर पर भी दो रूपों में इसका एडॉप्टेशन होता है। एक होता है शारीरिक और एक होता है आनुवांशिक। यहाँ पर जो बाह्य स्तर पर है अर्थात हमारा भोजन, हमारा पोशाक, या फिर हमारा आवास, मनोरंजन, या फिर व्यवसाय, या जो भी आप देखते हो जो बाह्य पक्ष है। कैसे पक्ष है, बाह्य पक्ष, यह भी प्रकृति के द्वारा ही सुनिश्चित किए जाते हैं और मनुष्य प्रकृति के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार वह सभी गतिविधियां करता है। बाह्य स्तर पे भी और शारीरिक स्तर पे भी करेगा, आनुवांशिक स्तर पर भी करेगा। पहले हम आंतरिक स्तर की चर्चा करते हैं, फिर बाह्य स्तर की चर्चा करेंगे। और आंतरिक स्तर को समझने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दो उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम केवल दो उदाहरण की चर्चा करेंगे। बाकी फिर आप अपने अनुसार कॉमन सेंस का यूज करके उदाहरण आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा उदाहरण होगा, यहाँ होगा त्वचा का रंग। क्या होगा, त्वचा के रंग का निर्धारण। एक उदाहरण ये होगा, और दूसरा होगा जो हमारे शरीर में विद्यमान हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हम इन दोनों की चर्चा करेंगे उदाहरण के माध्यम से कि हमारी बॉडी
शारीरिक स्तर पे और फिर अनुवांशिक स्तर पे कैसे इसमें एडॉप्टेशन करता है। एडॉप्टेशन सिंपल सी बात है कि जो हम बच्चे को कहते हैं एडॉप्ट करना होता है ना, कि बच्चे को हमने कहा एडॉप्ट करना है, तो वह एडॉप्टेशन क्या है जब आप ये पूरा समझ लेंगे तो एडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि हम लोग वास्तव में बच्चे को एडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि एडॉप्टेशन का अर्थ होता है कि उसका कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वह आपके द्वारा ही ट्रांसफ़र की जाए, तब एडॉप्टेशन होता है। अगर उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन किसी और के द्वारा गई है तो वह एडॉप्टेशन के दायरे में उसे एडजस्टमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। क्योंकि बच्चे का लालन पालन तो गर्भ से ही हो जाता है। 9 महीने किसी और के साथ रहा है, फिर किसी और के साथ गया, जिसका तात्पर्य उसके अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा ट्रांसफर नहीं की गई, तो वह एडॉप्टेशन के दायरे में नहीं आता है। हाँ, कहने को कहते हैं एडॉप्टेशन, लेकिन बेसिकली वहाँ पर होता है एडजस्टमेंट। क्या होता है? तो उन सब का क्या अर्थ है जब आप ये पूरा समझ लेंगे तो फिर वो भी बात ऑटोमेटिक समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा के रंग का निर्धारण, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। हटा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला है त्वचा के रंग का निर्धारण। त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला एक एलिमेंट है हमारे शरीर में, उसका नाम है त्वचा में विद्यमान। क्या? त्वचा में विद्यमान मेलानिन। क्या है? मेलानिन। ये साइंस का टर्म है। अब साइंस में आपको ये पढ़ाया जाता है मेलानिन के बारे में, तो मेलानिन क्या है। तो खैर हम तो साइंस पढ़ाएंगे नहीं, हमको तो बस इतना पता है कि मेलानिन को भी बताना है कि मेलानिन का निर्धारण कैसे हमारे शरीर में होता है और इसका क्या संबंध है हमारे प्रकृति से। जिससे प्रकृति से। अब यहाँ पर आप समझिए कि यह हमारी है धरती, ये है निम्न अक्षांश। क्या है? निम्न अक्षांश है। और ये है उच्च अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? यह सभी को भली भांति पता है। अब यहाँ पे होता है जो हमारा इंसोलेशन है। क्या है? इंसोलेशन यह बहुत कम होता है, और यहाँ पर जो इंसोलेशन होता है यह बहुत ज़्यादा होता है। इंसोलेशन का अर्थ होता है सूर्यातप, सूर्य से आने वाली एनर्जी, अर्थात सूर्य से आने वाला एक स्पेक्ट्रम, वही तो इंसोलेशन है। और यह सब आपको क्लाइमेटोलॉजी में बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। तो यहाँ का इंसोलेशन अधिक है, यहाँ का इंसोलेशन कम है। इंसोलेशन अधिक का अर्थ है कि यहाँ पे जो सन रे आ रही है, इसमें एक रे होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट रे। क्या नाम होता है? यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे क्या है? अधिक है, और यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रे क्या है? कम। ये बात तो ठीक है। ये जो मेलानिन होता है, मेलानिन का जब संपर्क होता है अल्ट्रा वायलेट रे से, किससे होता है? अल्ट्रा वायलेट रे से, पराबैंगनी किरण से। तो अल्ट्रा वायलेट रे के संपर्क से यह मेलानिन परिपक्व होता है। क्या होता है? परिपक्व होता है, अर्थात मैच्योर होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रे में भी कई प्रकार की रे होती है, जिसको आप लोग ओजोन डिप्लीशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार की रे हैं, नाम लिख देते हैं। एक है अल्ट्रा वायलेट रे, एक है अल्ट्रा वायलेट रे बी है, और एक है अल्ट्रा वायलेट रे सी। यह हमारे त्वचा के लिए जरूरी है। कितने जरूरी है? तो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं यह अल्ट्रा वायलेट रे ए वाली। कौन सी है? ए वाली। हम सी वाली की बात नहीं कर रहे हैं, और ना तो बी वाली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब अल्ट्रा वायलेट रे ए का इसके साथ संपर्क होता है, किसके साथ? मेलानिन के साथ। मेलानिन होता कहाँ है? त्वचा में विद्यमान होता है। तो इसके संपर्क से हमारे मेलानिन जो है यह क्या होता है? मेलानिन यह परिपक्व होता है। क्या होता है? परिपक्व का तात्पर्य मैच्योर होता है। क्या होता है? मैच्योर होता है।
और जब मैच्योर होता है या परिपक्व होता है, पकता है, तो यह डार्क होता है। यह क्या हो जाएगा? यह धीरे धीरे डार्क होगा। कैसा होगा? गाढ़ा रंग का होगा। कैसा होगा? गाढ़ा रंग होगा। ध्यान रखिए, रंग कैसा हो जाएगा? गाढ़ा रंग हो जाएगा। जब गाढ़ा रंग होगा तो व्यक्ति सांवला नजर आएगा। ऐसा नजर आएगा? सांवला नजर आएगा। और जब परिपक्व नहीं होगा तो व्यक्ति कैसा नजर आएगा? साफ सुथरा नजर आएगा, है ना, हल्के रंग का नजर आएगा। तो ये तो आपको बात तो समझ में आ गई कि मेलानिन का त्वचा से निर्धारण होता है कलर से। और जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे अधिक होगी वहाँ के लोगों की त्वचा अधिक परिपक्व होगी। त्वचा का मेलानिन वास्तव में परिपक्व होगा, और जब परिपक्व होगा तो त्वचा थोड़ा गहरे रंग की होगी, काले रंग की होगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और परिपक्व इसलिए होता है क्योंकि यह जब परिपक्व हो गई है तो अब बाद के समय में इस त्वचा के ऊपर कितना भी अल्ट्रावायलेट रे अटैक करे, इस त्वचा में कभी स्किन डिसीज नहीं होगी, कभी त्वचा नहीं चलेगी, कभी त्वचा कैंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी त्वचा जिस क्लाइमेट में रह रही है उस क्लाइमेट के अल्ट्रावायलेट रे को वह प्रारंभ से ही अपने ऊपर धारण किया है, तो प्रकृति के द्वारा दी गई अल्ट्रावायलेट रे के साथ आपकी स्किन मैच्योर हो जाती है। क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। अब फ्यूचर में कितना भी आपके त्वचा के ऊपर अल्ट्रावायलेट रे अटैक करे, लेकिन आपको कभी स्किन डिसीज या त्वचा के जलने की समस्या या स्किन का कैंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी त्वचा का मेलानिन परिपक्व नहीं हुआ, किसी भी कारण से परिपक्व नहीं हुआ, और अब आपकी त्वचा पे अल्ट्रावायलेट रे का अटैक प्रारंभ हुआ, तो फिर आपकी त्वचा उसको झेल नहीं पाएगी, उसके पास वह क्षमता नहीं है, और फिर स्किन डिसीज होगा, त्वचा जल जाएगी या त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हुआ क्या? इन लोगों की त्वचा, जो ये लोग हैं, इनकी त्वचा कैसी होगी? हल्के रंग की, ये तो सब लोग समझते हैं। और इनकी त्वचा कैसी होगी? इनकी त्वचा होगी गाढ़े रंग की। बात आप लोग समझ रहे हैं। अब हुआ क्या था? यहाँ पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय अर्थात 30 डिग्री वाला एरिया है, और यहीं पर विद्यमान कौन है? यहीं पे विद्यमान आपको मिलता है भारत। कौन है? और यहाँ के लोग हैं जो भारत पे आके क्या करते हैं? अपना शासन करते हैं। भाई ये लोग ब्रिटेन के हैं ना? कहाँ के? ब्रिटेन के, यूरोप के वासी। अब आते हैं इंडिया पे, क्या करते हैं? यहाँ पे अपना शासन करते हैं। क्या करते हैं? और दूर की ढोल सुहावनी होती है, बात सब लोग जानते हैं। अपने लोग पसंद नहीं आते, बाहरी लोग पसंद आते हैं। हर जगह की कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। जो आपके पास है उसको देख करके आप प्रसन्न नहीं होते, और जो नहीं है उसी के लिए आप लालायित और प्राप्त आप कर नहीं पाएंगे, और प्राप्त करने के लिए आप परेशान होंगे। तो इसलिए जो है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं, जो है उसकी चिंता नहीं है, जो नहीं उसी की चिंता करके बैठे, और वो मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप परेशान हैं। तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर सही चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो जो आपके पास है उसमें आप प्रसन्नता दिखाइए, कि ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, जितनी आवश्यकता है वह आपको पूरी तरीके से मिली है। अब जो आपके पास नहीं है आप चाह रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, दूर की ढोल सुहावनी, वही हाल यहाँ पे है। हम लोगों के यहाँ भाई सांवला रंग नेचुरल ऐसा होना ही चाहिए, जैसा है वैसा होना ही चाहिए, इसमें कोई एतराज़ तो है नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग जब आए, बाहरी लोग आए, तो यह हल्के त्वचा, हल्के रंग वाले आए, तो देखने में तो भाई काफ़ी खूबसूरत लगे, क्योंकि अपने लोग अच्छे नहीं लगते। बात तो सही है ना? तो इन लोगों को क्या बात समझ आई, यार ये लोग देखो इतने साफ सुथरे क्यों? तो यहाँ के लोगों को यह राज समझ में आया कि ये लोग जो आते हैं, यह पूरा जो वस्त्र पहनते हैं, यह कैसा वस्त्र पहनते हैं? बंद प्रकृति के वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, और फुल बाजू के वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि बंद प्रकृति के वस्त्र पहनना है। कैसा वस्त्र पहनना चाहिए? बंद प्रकृति, ऐसा पूरी तरीके से क्लोज, मुख भी बंद कर लो, हाथ भी बंद कर लो, सब पूरा शरीर को क्या कर दो? बंद कर दो।
इतना प्रयास करो कि सन रे हमारे ऊपर अटैक न कर पाए। निश्चित तौर पे नहीं करेगी भाई, कैसे करेगी जब आप सब कुछ बंद कर दिए, सूर्य देवता से ही डर रहे हैं जिनके साथ ही आपका जन्म हुआ है और उन्हीं के साथ आपकी मृत्यु भी होगी, फिर भी आप उन्हीं से अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको राज पता चल गया है कि अगर इनसे बच गए तो हम भी उन्हीं की तरह साफ सुथरे हो जाएंगे, और निश्चित तौर पे हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और लोगों को जब यह राज पता चला तो लोग यही काम करना शुरू किए, नकल करना शुरू किए। नकल क्या करेंगे कि भाई फुल बाजू के वस्त्र पहनेंगे और जहाँ तक वस्त्र रहेगा वहाँ की त्वचा एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। लोगों को लगेगा क्या ये तो उपाय अच्छा है, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आया कि उपाय तो ठीक है, लेकिन आपकी त्वचा जब उसका मेलानिन परिपक्व नहीं होगा तो आपकी त्वचा में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि अंग्रेज लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं उस क्लाइमेट में सन ही अब्सेंट है। सन क्या है? लेकिन आपके क्षेत्र में सन अब्सेंट नहीं है, आपने आर्टिफिशियल तरीके से सन से अपने आप को अब्सेंट कर दिया, आपने अपने आप को वहां से अनुपस्थित कर दिया, जबकि सन तो वहां के परिवेश में है ना, लेकिन आप अपने आप को सन से दूर कर दिए कि जिससे सन का आपके साथ संपर्क ना हो पाए और आपकी त्वचा का जो मेलानिन है परिपक्व ना हो और आप साफ सुथरे हो जाए। बच्चों को भी प्रयास करते हैं कि बच्चे धूप में ना जाओ, बहुत गलत धारणा है। ऐसा कभी भी सूचना बच्चों को नहीं देनी चाहिए कि धूप में ना जाओ। धूप में जितना जा सकते हैं प्रेरित करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी त्वचा क्या होगी? परिपक्व होगी। अगर नहीं होगी तो यकीन करिएगा कुछ समय पश्चात त्वचा का बीमारी होना तय है। और ये समस्या आ गई क्योंकि आप जिस परिवेश में हैं उस परिवेश से अपने आप को अलग कर दिए और समस्या आनी तो तय है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम लोग अपने सन के साथ जहाँ पर जैसा अल्ट्रावायलेट रे अगर उसके साथ रहते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने आर्टिफिशियल तरीके से अगर सन रे से अपने आप को अब्सेंट किया है तो आपका मेलानिन परिपक्व नहीं होगा, त्वचा तो साफ सुथरी हो जाएगी, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जब ये लोग आते हैं तो यह अपने आप को सुरक्षित करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि यह जिस क्लाइमेट में थे उस क्लाइमेट में तो सन था नहीं, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो सन से इनका संपर्क होना तय है। इनको तरह तरह के लोशन भी लगाने पड़ेंगे, तरह तरह के इनको वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, फुल बाजू के भी पहनने पड़ेंगे कि जैसे सन रे से संपर्क ना हो, क्योंकि अगर हो गया दुर्भाग्य से तो इनका भी स्किन डिसीज होना तय है। लेकिन हम लोग एक कर रहे हैं, एक गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में सरकार ने जब इस दिशा में ध्यान दिया, क्योंकि विद्यालय का टाइमिंग चेंज कर दिया गया, सुबह 7 बजे से विद्यालय स्टार्ट हो गया। होता था क्या कि जब विद्यालय स्टार्ट होता था तो प्रेयर होती थी, अब सुबह में प्रेयर हो रही है, सूर्य देवता अब्सेंट है। अब प्रेयर आपका हो गया, सूर्य देवता से आपकी मुलाकात नहीं हुई। विद्यालय से बच्चा निकला, एसी गाड़ी में बैठा घर पहुंच गया, घर से आया एसी गाड़ी में निकला, माता पिता धूप में जाने नहीं देते हैं। अर्थात सन के अब्सेंट से एक डायरेक्ट प्रमाण आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिला हुआ है तो स्किन आपकी साफ हो गई। दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ता हुआ इससे भी बुरा होता है, और ये होता है कि हमारे शरीर में एक होता है 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। या जो 7 हाइड्रोक्सिलिक देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, ये है 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल। यह जो 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल होता है, इस पे जब सन रे का अटैक होता है तो यहाँ पे बनता है विटामिन डी। क्या बनती है? यहाँ पे बनता है डी। और यह जो विटामिन डी होता है, इसी की उपस्थिति पे हमारे जो अस्थिपंजर या अस्थिपंजर मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में तो कहीं न कहीं कैल्शियम और फास्फोरस है। क्या? कैल्शियम प्लस फास्फोरस तो हमारे भोजन में विद्यमान है, जो हम आहार लेते हैं उसमें है, लेकिन उस आहार से कैल्शियम फास्फोरस को निकाल के शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम विटामिन डी का होता है। किसका होता है? विटामिन डी। जब आपके शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो कैल्शियम फास्फोरस आपके भोजन से जो खींच करके अस्थिपंजर तक भेजा जाता है वह प्रक्रिया रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो आपके अस्थिपंजर क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे।
आजकल के बच्चे छोटे छोटे हैं जिनकी अभी कुछ उम्र भी नहीं है, शुरुआत से उनके अस्थिपंजर इतने कमजोर हैं कि 10 कदम चलेंगे कि हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है। ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं? यह समस्या बच्चे में तो प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है, लेकिन वहां पे कहीं कहीं अनुवांशिक भी नजर आएगा। क्या आएगा? उसकी भी चर्चा करनी है। लेकिन यहाँ पे आप प्रत्यक्ष दे रहे हैं, जब आप सन से एब्सेंट होते हैं तो एक त्वचा तो आपकी साफ हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी समस्याएं आती है जिसको हम कहते हैं त्वचा रोग। क्या होता है? त्वचा रोग, त्वचा का जलना, त्वचा जल जाती है, ये भी होता है। फिर यहाँ पे है त्वचा कैंसर, ये सारी समस्याएं तो आएंगी। और इसकी कमी से आपका जो अस्थिपंजर है ये क्या हो जाता है? यह भी कमजोर हो जाता है। तो सरकार जब इस दिशा में ध्यान दी तो उन्होंने कहा कि भाई प्रेयर दोपहर में कराएंगे, अर्थात छुट्टी से पहले और भोजन से पहले, कि निकलते समय भी एक बार प्रेयर कर लो, कि कम से कम सन देवता का एक बार दर्शन करो। भाई करना ही पड़ेगा, घर में तो माँ बाप जाने नहीं देंगे। लेकिन टीचर लोग, भाई बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? टीचर ही लोग। तो कम से कम उनको तो यह करना चाहिए कि बच्चों को धूप में जाने देना चाहिए, खेलने कूदने देना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो बच्चे को मिट्टी में भी खेलने देना चाहिए। लेकिन हम लोग बार बार डांटते हैं कि मिट्टी में क्यों जाते हो, नहीं जाना चाहिए, धूल मिट्टी। अरे भाई कपड़ा गंदा हो गया तो इसके कारण आप उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि बच्चे मिट्टी खाते हैं, आपको लगता है बहुत गलत हो रहा है, आपको ये नहीं पता बच्चा शौक में मिट्टी नहीं खाता है। मिट्टी खाने की जब उसको शौक लगती है तभी खाता है, और खाता है इसका तात्पर्य उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। बात समझिएगा, शौक को थोड़ा खाता, कैसे खाता है? सब जगह पाया जाता है। तो कहने का अर्थ है यह नेचुरल आपके अंदर मिलने वाले, जो आप नेचर से पा रहे हैं, यह सब एलिमेंट है जो आपको भोजन के माध्यम से, अन्य माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। और पहले के बच्चे इसलिए मजबूत होते थे क्योंकि मिट्टी में है, खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब तरह से ठीक है, सन देवता से संपर्क भी हो रहा है। लेकिन आजकल के लोग साफ सफाई के नाम पे इतना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, होना नहीं चाहिए। जबकि अब है, क्या किया जाए? अब उसका जो परिणाम तो स्वयं भुगतेंगे, कोई और भुगतने वाला है नहीं। अगर आप प्रकृति के साथ रह रहे हैं, प्रकृति जैसा चाह रही है वैसा अगर आप अपने आप को रख रहे हैं, तब तो आपके साथ कोई भी समस्या आने वाली। लेकिन अगर आप प्रकृति से अपने आप को दूर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से करें, तो दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा यह उदाहरण था जिसका नाम था त्वचा के रंग का निर्धारण, जिसमें कौन भूमिका निभाता है? मेलेनिन निभाता है। और इसी के कारण जो निम्न अक्षांश के लोग हैं उनकी त्वचा गाढ़े रंग की होती है, जो उच्च अक्षांश के लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग हल्के रंग का होता है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने हमारे यहाँ शासन किया है, हम लोग जब तक ये लोग थे तब तक तो प्रत्यक्ष गुलाम थे, लेकिन आज उनके मानसिक गुलाम हैं। इसलिए आज भी हम लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं कि हम साफ सुथरे हो जाएं तो अच्छा है, हम लोग साफ सुथरे हो जाएं तो उससे लिए न धूप में जाना है, न मिट्टी में जाना है। अर्थात इन सभी जो उनके दिमाग से कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों से क्या रहना है, जबकि वो कुरीतियाँ नहीं हैं, वही इस प्रकृति की परंपरा है, उसी के साथ रहना भी चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं रहते। तो खैर ठीक है, तो इसको अगर जो भी आप लिख सकते हैं लिखिए, या फोटो लेना फोटो ले लीजिए, बाकी चर्चा हम लोग अगले एग्जाम्पल में करते हैं। अब यहीं पर आप सोचिए, उसको भी समझ लेते जो अनुवांशिक है। यहाँ पे अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आप इस प्रकार से रहते हैं तो प्रत्यक्ष आपके शरीर में यह लक्षण नजर आ जाएगा, तत्काल नजर आएगा। मान लेते हैं आप कुछ समय तक सन के प्रकाश से दूर हो गए, तो आपको स्वयं आभास होगा कि आपके अस्थिपंजर कमजोर हो रहे हैं और साथ में आपकी त्वचा भी साफ हो रही है। लेकिन अगर यही परंपरा आपने अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आप अगर नेचुरली सन से दूर है तो आपकी त्वचा में मेलेनिन कम परिपक्व होगा, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें जन्मजात अब मेलेनिन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? शरीर को यह आभास हो जाएगा कि इसको इतने मेलेनिन की आवश्यकता है ही नहीं,
भाई हमारे बहुत सारे अंग अवशेषी हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे सरकार बजट देती है कि हम इतना फंड दे रहे हैं, आप इसको खर्च करो। जब आप उस फंड को खर्च नहीं करेंगे, जितना पैसा आपने वापस कर दिया, तो अगले सत्र में सरकार समझेगी कि आपको इतने पैसे की आवश्यकता थी ही नहीं, उतना कटौती करके भेजेगी। बात समझ रहे नहीं? तो कहने का अर्थ है हमारी बॉडी यह ऑटोमेटिक समझ लेती है कि इतने मेलेनिन की इसको आवश्यकता थी ही नहीं, इसको कम भेजा जाए। तो अगली आने वाली पीढ़ी में एक तो जन्मजात मेलेनिन कम हो जाएगा, और दूसरे फिर आपने उसको सन से एब्सेंट किया तो जो मेलेनिन था वो भी परिपक्व नहीं होगा, अर्थात अगली आने वाली पीढ़ी में मेलेनिन और जन्मजात कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जेनेटिक यह जो ट्रांसफर होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ऑटोमेटिक होने लगता है। इसी को कहते हैं आनुवांशिक क्षमता। क्या कहते हैं? आनुवांशिक क्षमता। उसी प्रकार के अस्थिपंजर के भी उदाहरण हैं। आपके अंदर विटामिन डी नेचुरली कम था क्योंकि आप सन से एब्सेंट थे, आगे आने वाली पीढ़ी में जन्मजात कम हो जाएंगे। बच्चा जन्म लिया, आप कहेंगे सर अभी तो जन्म ही लिया था कि इसकी आँख की रोशनी ही चली गई, है कि नहीं है? बच्चा है तभी मोटा मोटा चश्मा लगा, कहाँ से लगा? उसके माता पिता ने लगवा दिया, क्योंकि उसके माता पिता की इतनी बैड हैबिट थी। उस बैड हैबिट का इम्पैक्ट जेनेटिक रूप से बच्चे में ट्रांसफर हो गया। इसके लिए बच्चा नहीं दोषी है, माता पिता दोषी है। तो कहीं न कहीं अपने आप को केवल समाज में एक प्रोपेगेंडा की तरह प्रस्तुत करने के लिए अपने जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। हकीकत है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आप क्या हैं, कैसे हैं, इसके लिए कोई पूछने नहीं आएगा कि आप खाना खाए या नहीं खाए। तो आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं। लेकिन आजकल हम लोग अपने लिए नहीं जीते, दूसरे के लिए जीते हैं कि दूसरा क्या मेरे विषय में सोच रहा है, दूसरा क्या आप मर जाओगे, दूसरा आपको पानी देने नहीं आएगा। आप अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में आप सोचेंगे, दूसरा नहीं सोचेगा। दूसरे को तो आनंद आएगा, चलो ठीक है बर्बाद तो हो रहा है, होने दो। बात समझ रहे नहीं? तो कहने का तात्पर्य कुछ भी करिए लेकिन प्रकृति से दूर नहीं रहना चाहिए, प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए। जिस परिवेश में वहाँ की जो प्रकृति उसी के साथ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर उससे दूर रहेंगे तो तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। यह समस्या आपके अंदर तो प्रत्यक्ष प्रकट होगी ही होगी और आपकी आने वाली जनरेशन में भी स्वतः ट्रांसफर हो जाएगी। जब स्वतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, जिसे कहते हैं क्या, आनुवांशिक स्तर पर रूपांतर। ये जो आप लिखे पिछले वाले स्लाइड में था, देखा ना, आनुवांशिक आंतरिक स्तर पे पहला यहाँ पे क्या है, एडॉप्टेशन, शारीरिक एडॉप्टेशन है, और दूसरा क्या एडॉप्टेशन है, आनुवांशिक। जब आप प्रकृति के अनुसार रहते हैं तो आप प्रकृति के अनुसार एडॉप्ट कर रहे हैं, और जब प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो प्रकृति के खिलाफ हो जाते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः भी ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है ना? अब इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण भी इसको हटाया जाए। अब यहाँ पे केवल इन्वायरमेंट ही नहीं, इन्वायरमेंट के साथ साथ भूगोल भी है और पहलू भी यहाँ पे जुड़े हुए। और आपको जब आगे लिखना होगा मेंस, तो आपको हर संदर्भ में लिखना होगा, केवल एक पक्ष नहीं लिखना होता है। तो ये क्या लगता है, ये टॉपिक जरूरी था जानना कि नहीं जरूरी? जबकि डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम में प्रश्न केवल मेलेनिन से आ सकता है या 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल से आ सकता है, तो ही पॉसिबिलिटी आने की, बाकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। या हो सकता है पूछ सकता अल्ट्रावायलेट रे कितने प्रकार की होती है। तो ऐसा नहीं कि निरर्थक बातें हो रही, सार्थक भी हैं, लेकिन सार्थकता इसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से कम नजर आएगी, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा इसमें सार्थकता है ना, जो इंटरव्यू में काम आएगी, मेंस में काम आएगी, प्लस आपके व्यवहारिक जीवन में यह काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगी। तो आपका व्यवहारिक जीवन सही हो, मूल उद्देश्य हमारे इन्वायरमेंट का यही है कि आप उसके साथ जीने का प्रयास करें, केवल पढ़ने का प्रयास ना करें। भाई और पढ़ने का मतलब क्या होता है, उसी के साथ आप जिए रहें, तब तो आपके पढ़ने का कुछ औचित्य निकला, अन्यथा पढ़ने का कोई अर्थ ठीक है नहीं। तो वही होगा मनसा वचना कर्मणा, तीनों में एक रूपता। इस मान लो हम पढ़ा रहे हैं और हम इसकी अवहेलना करें तो हमारी बात का कोई वजन भी नहीं रहता, क्योंकि जो बातें आप हकीकत में जीते हैं वह जब कहते हैं तो सामने वाले के तक पहुंचती है वो बात।
और जब आप नहीं करेंगे तो फिर वो बातें तो गंभीरता से नहीं होंगी। क्योंकि जिस मन से हमने पढ़ाया उसी मन से आपने लिया और बातें सब जीरो हो गई, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़े। अगला है हीमोग्लोबिन। क्या है? इसको लिखते हैं HB ना। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है, थोड़ा इसको समझो। हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ? ब्लड के अंदर मिलता है। क्या सभी लोग जानते हैं? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? साइंस में पढ़ी कि नहीं? अभी नहीं साइंस पढ़ी? अरे इसमें आने ना आने की क्या बात है? जब पढ़ा गया तो आने ना आने की कहाँ से बात आ गई? अब आप ये कहें कि आपको मैथ नहीं आती है, तो बात थोड़ा 2 + 2 = 4 होता है ना, तो आना ही चाहिए। इसमें किसी को कुछ नहीं आता है, सब बताया जाता और उसी नॉलेज को आप कैरी ऑन करते हैं। और क्या, साइंस आना ना आना कोई जवाब नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ये नहीं आता है, बात दूसरी, सब नहीं पता है, लेकिन साइंस हमें नहीं आती है, नहीं बोलना। लेकिन अगर बता दिया जाए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या था तो समझ में आ जाएगा ना। हीमोग्लोबिन का जो बेसिक काम है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हाँ बताइए, बताइए, सही आपने बताया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है ये भी जानना जरूरी है। भाई मान लेते हैं ऑटो रिक्शा है, सवारी ढोने का काम करता है, तो कहाँ से कहाँ तक करता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का बेसिक जो कार्य है सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करता है यह भी आवश्यक है जानना। तो यहाँ पर यह परिवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परिवहन। किसका परिवहन करता है? एक CO2 का और एक O2 का। बहुत बेसिक है। हम लोग जब श्वसन करते हैं, श्वसन पे हमारा एक फेफड़ा होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? यह एक वेयर हाउस है, एक स्टोरेज है। फेफड़ा क्या केवल स्टोरेज है जहाँ पे बल्क मात्रा में ऑक्सीजन रखा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो हमारा एक फेफड़ा है, थोड़ा देखिए, अब ऐसा नहीं हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझना है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है और हीमोग्लोबिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समझना है कि एडॉप्टेशन होता कैसे हमारे शरीर के अंदर। टाइम लग रहा है, 2-3 क्लास लगेगा इसमें, लेकिन फिर उसके बाद बहुत तेज हम चलेंगे, तो उसके बाद सारी समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से जो O2 है, ऑक्सीजन है, या हीमोग्लोबिन रूपी गाड़ी के ऊपर सवार होता है। किसके ऊपर बैठता है? हीमोग्लोबिन इसको अपने ऊपर बैठाती है और बैठा करके लेकर के चलती है। कहाँ जाती है? कोशिका के पास। किसके पास जाती है? कोशिका के पास जाती है। कोशिका में विद्यमान है कार्बोहाइड्रेट। क्या विद्यमान है? कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट विद्यमान है इसके पास और यहां से मिल गया इसको ऑक्सीजन। क्या मिल गया? दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? और इसी ग्लूकोज से आपकी कोशिका जीवित रहती है। क्या रहती है? ये बात आप लोग भली भांति समझते हैं और इसीलिए कोशिका को कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? कहते हैं। अरे यहाँ पे कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक श्वसन। क्या कहते हैं? यहाँ होता है वास्तविक श्वसन। वास्तविक श्वसन कहाँ होता है?
कोशिका में होता है। ऐसा नहीं कि श्वसन फेफड़े में होता है, ध्यान रखिएगा, श्वसन फेफड़े में, वास्तविक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। और कोशिका में करता क्या है कि यह कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह क्या करती है, बनाती है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से इस कोशिका को एनर्जी मिलती है, इससे कोशिका आपकी जीवित रहती है। और यह इतनी ईमानदारी से काम करता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। फेफड़े के पास से हीमोग्लोबिन चला ब्लड के रूप में, ऑक्सीजन लेके चला, और हर कोशिका सिर्फ और सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन लेगी जितनी की उसे रिक्वायरमेंट है, स्टोर नहीं करेगी। स्टोरेज का काम कोशिका, उसको ये भरोसा है अपने शरीर के ऊपर कि जितना ऑक्सीजन चाहिए हमको अगली सप्लाई समय पे मिल जाए, हमको कुछ भी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन यह कोशिका लेती है, किससे? हीमोग्लोबिन से, और अपनी ऊर्जा बना करके अपने आप को जीवित रखती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम लोग इस संकल्पना को भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी क्षमता है उतना तो लेंगे, लेकिन उसके बाद स्टोर करने लगते। क्या करने लगते हैं? मनुष्य ही इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो संग्रह करता है। क्या करता है? अन्य कोई भी प्राणी संग्रह नहीं करता है। अन्य प्राणी जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से लेता है, उसके पश्चात सब कुछ प्राकृतिक संसाधन को छोड़ देता है। मनुष्य जितनी आवश्यकता है उतना तो लेगा ही लेगा, प्लस जितना बचा हुआ सब लेके भी संग्रह करेगा। और हर समस्या का जड़ यही है, संग्रह। क्योंकि संग्रह का कोई लिमिटेशन नहीं। आपको भूख लगी, पेट भर गया, काम खत्म नहीं। इतने से मनुष्य का जिज्ञासा नहीं समाप्त होती है। अपना पेट भरेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे, और अगली आने वाली 100 पीढ़ियों का भी पेट भरने का जुगाड़ करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो क्षमता है वह कैसी है? वह ऐसी है कि जितने की आवश्यकता सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन लेना, बाकी को छोड़ देना। क्योंकि भरोसा है कि अगला जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी फिर से हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आएगा और हमको ऑक्सीजन दे देगा। यहाँ पर अब जो श्वसन होगा तो यहाँ से निकलता क्या है? CO2 निकलता है। क्या निकलता है? और यह CO2 फिर हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ करके कहाँ आता है? फेफड़े में आता है। अर्थात यहाँ पर फिर से हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ एक कह सकता है संबंध बनता है, और उस संबंध के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ था? फेफड़े में आता है। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और यहाँ से O2 अंदर आता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है निरंतर। लेकिन यहाँ पर एक इनके मध्य में संबंध बनता है, एक बंध बनता है। यह जो बंध बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य में, यह बंध अस्थायी बंध। कैसा बंध है? कि भाई हीमोग्लोबिन कहता है कि हम आपको ले चलने का वादा तो करते हैं, लेकिन सिर्फ आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके गंतव्य तक पहुंचने का है। ऑटो में बैठने का इसका मतलब ये नहीं कि ऑटो आपका हो गया। ऑटो आपका नहीं है, जहां तक आपको जाना वहां तक ऑटो आपका है, उसके पश्चात ऑटो को छोड़ना पड़ेगा। सेम हाल यहाँ पर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर बैठाता तो है, लेकिन शर्त के साथ कि जहां तक आपको चलना वहीं तक ले जाएंगे, उसके बाद आपको उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो बंध बनता है, यह बंध कैसा है? अस्थायी है। कैसा बंध है? और यहाँ पर भी बंध कैसा है? अस्थायी है। और यहाँ पे जो बंध बनता है, जिस बंध के साथ ये आगे बढ़ते हैं, उस बंध का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य में कैसा बंध बनता है, तो आप कहेंगे अस्थायी बंध बनता है। और उस बंध का क्या नाम है? उसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रूप में ऑक्सीजन फेफड़े से कहाँ तक पहुँचता है? कोशिका तक पहुँचता है। लेकिन फिर वहीं पर जब रिटर्न आता है तो फिर अपने ऊपर जिसको बैठा के लाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अस्थायी बंध के साथ ही रिटर्न होता है, और उस बंध का नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? यह भी कैसा बंध है? अस्थायी। कैसा है? अस्थायी बंध है। अर्थात फेफड़े तक पहुंचा, हीमोग्लोबिन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक हमारे शरीर में यह सब शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। और शरीर इस बात को भली भांति समझती है
कि कितनी आवश्यकता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की। जितनी आवश्यकता है उतना हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता रहता है। हाँ, कभी काल हम लोग अगर कुछ ही गलत प्रकार का एक्टिविटीज़ करते हैं तो हीमोग्लोबिन की संख्या घट सकती है। वो हमारी गलत एक्टिविटी से होती है। अब गलत एक्टिविटी में देखिए कौन सी एक्टिविटी। एक एक्टिविटी यहाँ पे ये है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन है, नाम सुने आप। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो यहाँ पर एक जो बंध बनता है, यह बंध है अस्थाई। कैसा बंध है? अस्थाई नहीं, अस्थाई बंध है। कैसा बंध है? स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जन्म जन्म का साथ है, छोड़ेगा नहीं। कि अगर आपके ऊपर बैठ गए तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक आपके ऊपर ही रहेंगे, छोड़ने वाले। बात समझिएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब यह हीमोग्लोबिन के साथ पहुँचता है, मिलता है, तो यहाँ पे जो बंध बनता है इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? यह एक अस्थाई बंध है। कैसा बंध है? अस्थाई बंध। तो यहाँ पर अब समझिए होता है। अब आपको लगेगा साइंस पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं है, जो पढ़ रहे हैं ठीक ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, जितना समझ में आए बहुत अच्छी बात है। जैसे सुपर मॉल में कोई मॉल में जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे सामग्री रहती है, देखते सबको, लेकिन जो जरूरत रहती है लेते हैं, बाकी को छोड़ के सेम अप्रोच से बैठना है कि जो आपके काम का लगे उसे देखिएगा, जो काम करना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लेके वापस चले जाएंगे। ठीक है ना? कार्बामीनो, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये हो गया। अब आप समझिए, जब हम लोग सिगरेट पीते हैं या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कहीं पर भी जो लकड़ी जलाई जाती है वहाँ से भी क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप इनहेल करते हैं श्वसन के माध्यम से तो यह हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थाई बंध बना देता है। अर्थात जो हीमोग्लोबिन अपने मेन रूटीन में हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोट होने के लिए बना था, वह अपना काम छोड़ करके दूसरे के साथ घूम रहा है। बात समझिए, जिसके लिए उसे बनाया गया था अपना कार्य छोड़ करके दूसरे के साथ घूम रहा है। क्यों घूम रहा? विवशता में घूम रहा, मजबूरी में घूम रहा। क्योंकि जिसकी संगत लगी वह उसको छोड़ने वाला तो मजबूरी में घूम रहा है, अर्थात अपने काम से विमुख हो चुका है। अब जब विमुख हो जाएगा तो निश्चित तौर पर अब कोशिका को जो सप्लाई मिलनी चाहिए थी वह मिल समय पर नहीं मिलेगी। और जब समय पर नहीं मिलेगी तो आपकी कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगेंगी। क्या करेंगे? तो यहाँ पे कोई बहुत दिक्कत फिर भी नहीं है, आपकी बॉडी सस्टेन करती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से मर रही है उसी हिसाब से वह फिर डेवलप भी करती है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया अचानक हो जाए, जैसे बंद रूम है और अंगीठी आपने चला दिया और दरवाजा बंद कर दिया, अब अचानक यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जब बढ़ेगा तो अचानक बहुत सारी जो हीमोग्लोबिन है यह डेड हो जाएंगे। डेड मतलब अपना काम नहीं कर पाएंगे। और अचानक जब हीमोग्लोबिन आपके शरीर में घटने लगेगा तो हमारे शरीर को प्रकृति के साथ एडॉप्ट करने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता है,
और जब अचानक प्रक्रियाएं होती हैं तो फिर आपकी मौत निश्चित है। लेकिन आप समझिए इसके बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, अब उसको समझिए। या तो बस केवल ठीक है हमारे वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है उसको दिखाने के लिए हमने आपको बताया है, लेकिन अब देखिए होता है, इसको हटा दें। आप किसी मैदान में रहते थे और धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, किसी पहाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप मैदान में थे तो मैदान में कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे वायु सघन होती है। यहाँ का वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल यहाँ का सघन, और यहाँ का वायुमंडल कैसा है, विरल। यह सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया हम नहीं बताया, सब पुराना ही है। जब सघन होगा तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बहुतायत मात्रा में होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा। अब आप सोचिए, आप एक पर्यटक क्या है और देखना चाहते हैं पहाड़, क्या देखना चाहते हैं, पहाड़। तो आप जब पहाड़ी पे जाते हैं तो आपको ही पहले गाइडलाइन दी जाती है कि देखो भाई पहाड़ी पे तो जा रहे हो, अचानक चोटी तक मत जाना, अचानक चोटी तक मत जाना, क्योंकि अगर अचानक जाओगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन तो है, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। होता क्या था, जब यहाँ पे था तो जितना हीमोग्लोबिन था, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उतना ऑक्सीजन को अपने ऊपर रख करके लेके जाता था। जितनी क्षमता उतना ऑक्सीजन को लोड किया और लेके गया। जैसे ऑटो है, ऑटो में 10 लोग बैठ सकते हैं तो 10 को बैठाया लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला क्षमता तो 10 की है लेकिन वहाँ उपलब्ध मात्र है 2, 3, 4, 5, अवेलेबल कम है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, अर्थात हीमोग्लोबिन को जितना आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन विद्यमान है और सबको लेके पहुँचा रहा है कोशिका के पास। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन की संख्या नहीं घटी, लेकिन ऑक्सीजन की क्षमता घट गई, अर्थात अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन को कम लेके जा पा रहा है और ऐसे में हमारी कोशिकाओं की अब आपूर्ति बाधित होगी। लेकिन जब आप रुक रुक के आगे बढ़ेंगे, जैसे आप कुछ दूर तक गए, एक रात रुक गए, फिर कुछ दूर गए, एक रात रुक गए, फिर कुछ दूर तक गए, एक रात रुक गए, तो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। वह ऑटोमेटिक समझ लेगी कि लगातार इसको अब हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक सप्लाई की आपूर्ति हो नहीं पाएगी। पता चला अगर वो इंतजार करे, ठीक है जब मेरा पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो लोड करके फिर जाएंगे, तब तक तो कोशिका मर जाएगी। इसलिए निर्देश क्या होता है, जितना मिला लेके जाओ, बाकी पीछे से दूसरा हीमोग्लोबिन आएगा। यहाँ पे गाड़ी की टेंशन नहीं, गाड़ी बनाने का काम किसका है, बॉडी का। बॉडी ऑटोमेटिक गाड़ी बनाना शुरू कर देती है, हीमोग्लोबिन को भी, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना शुरू करेगी और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा देगी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वहाँ पे हीमोग्लोबिन अवेलेबल कर देगी। लेकिन यह तब संभव है जब आप रुक रुक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप अचानक चले गए तो अचानक आपकी बॉडी उस बदलते परिवेश के अनुसार एडॉप्ट नहीं कर पाएगी, अनुकूलन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप रुकते रुकते गए हैं तो बदलते परिवेश के अनुसार आपकी बॉडी अपने आप को एडॉप्ट करती चली जाती है। और जब एडॉप्ट करते चली जाएगी तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन इतना बढ़ चुका है कि ऑक्सीजन कम होने के बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अचानक जाएंगे तो समस्या निश्चित तौर पर होगी, सांस फूलने लगती है या अन्य प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको अचानक जो नहीं होते हैं हेलीपैड से पहुंचा दिया, वो सब उचित नहीं, वो सब मार्ग उचित नहीं है। उसके पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक होना चाहिए प्रॉपर कि हीमोग्लोबिन क्या एक लेवल से अधिक है या नहीं है। नहीं है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे समस्या है, आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन लोग शौक में जैसे भी हैं, क्योंकि जब तक आप उस माध्यम में बैठे तब तक तो बहुत दिक्कत है, लेकिन जैसे बाहर निकलेंगे उस परिवेश में ऑक्सीजन का अभाव है। और जब आप पैदल चलते हैं तो आपको वैसे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, तो बेहतर है कि रुक रुक के ही चले तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसके अनुसार एडॉप्ट भी होना चाहिए, तब तो ठीक है, अन्यथा समस्या होनी तय है।
और जब यहाँ पे जाएंगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन जो होगा नेचुरली अधिक हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हीमोग्लोबिन है इसका संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी, लेकिन आप ही जब ऊपर चले जाएंगे तो आपके शरीर में नेचुरली हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाएगी। यह हमारी बॉडी ऑटोमेटिक करती है। आप कभी भी किसी भी पहाड़ी पे घूमने जाना हो, जैसे है ना वैष्णो देवी या कहीं जाना है, तो आप पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लो, फिर पहाड़ी पे चले जाओ और 2-4-5 दिन रुको, फिर हीमोग्लोबिन आप टेस्ट करा लो, देखो हीमोग्लोबिन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपने ना तो कोई विटामिन खाया, ना तो कोई आपने पौष्टिक आहार ग्रहण किया है, फिर भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। किसने बढ़ाया? आपकी बॉडी ने बढ़ाया, नेचुरली बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव था। तो यह जो परिवर्तन हुआ है यह अनुकूलन, क्या है? अनुकूलन है। और यह अनुकूलन आपके शरीर के स्तर पर हुआ है। इसलिए पहाड़ी के लोग जो हैं यह कैसे रहते हैं? लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरली अधिक होता है और हम लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरली कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन वही जब आप अपना पूरा जीवन बिताने को तत्पर हो गए, चलो अब ठीक है पहाड़ पे ही रहना है, तो आपका जब वहाँ पे कोई संतान आएगा तो उस बच्चे में जन्मजात हीमोग्लोबिन कुछ अधिक होगा, उसमें हीमोग्लोबिन जन्मजात कुछ अधिक होगा। और फिर चूंकि उस क्लाइमेट में रह रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ना ही शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जब जाते हैं तो हीमोग्लोबिन नेचुरली उसमें ज़्यादा ही रहेगा। और वहीं पे अगर कोई पहाड़ी व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में आ गया तो धीरे धीरे उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा? घटेगा। और फिर उसकी आगे आने वाली संतान में हीमोग्लोबिन में जन्मजात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह जो परिवर्तन है यह परिवर्तन आनुवांशिक स्तर पे है। तो जब वह लक्षण आपके शरीर में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है तो यह शारीरिक एडॉप्टेशन है। और जब यही लक्षण आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात ट्रांसफर हो जाए तो यह एडॉप्टेशन कैसा कहलाता है? आनुवांशिक एडॉप्टेशन कहलाता है। और यह दोनों एडॉप्टेशन जो हैं इसे कहते हैं आंतरिक स्तर का एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? तो कुछ बात तो समझ में आई होगी कि एडॉप्टेशन किस प्रकार से हमारी बॉडी प्रकृति के साथ करती है। और यह इसलिए कर लेती है क्योंकि हमारी बॉडी अन्य प्राणियों से विशिष्ट है कई रूपों में, शारीरिक रूप से, आनुवांशिक रूप से और बौद्धिक रूप से। क्योंकि हम लोगों को यह क्षमता भी है सोचने और समझने की कि बदलते परिवेश के अनुसार हमको कैसे रहना है, यह क्षमता भी तो हम लोगों के पास है। यह बुद्धि विवेक है ना कि पहाड़ पे जाना है तो रुक रुक के ही जाना चाहिए, अचानक नहीं जाना चाहिए। हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं तो किस प्रकार से रहना चाहिए, हम लोग विषुवत रेखा में हैं तो किस प्रकार से रहना चाहिए, पोल पे जा रहे हैं तो किस प्रकार से रहना चाहिए। ये सब विवेक हम लोगों के पास है, तब तो हम लोग कर पा रहे हैं। नहीं तो अन्य प्राणियों की तरह अगर रहते तो शायद हम लोग भी विलुप्त हो जाते। लेकिन हम लोग विलुप्त नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा परिवर्तन हम लोगों ने देखा है, फिर भी आज जीवित हैं। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जाता है तो हमारी विशिष्ट क्षमता को जाता है कि हम लोग अन्य प्राणियों से क्या हैं? विशिष्ट हैं। और 3 रूपों में विशिष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक और। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक और अभी एडॉप्टेशन है, और वह एडॉप्टेशन है आपका बाह्य स्तर का। कैसा है? इसको हटा दीजिए। बाह्य स्तर में सबसे पहला हम बात करते हैं पोशाक। इसकी बात करते हैं पोशाक। भोजन भी है, पोशाक भी है, सब कुछ है। तो सबका डिस्कस नहीं करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बाकी आप अपने बुद्धि विवेक से करिएगा, कोई चिंता। घड़ी ना देखिएगा, घड़ी 5 बजे तक चलेगी। घड़ी 5 बजे तक चलेगी। आना था कल, लेकिन कल नहीं आ पाए। आज आए तो लेकिन बहुत लेट हो गया। प्रयागराज से आप आना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी भीड़ की हालत खराब। जिस ट्रेन को 10:30 बजे पहुंचना थी वो ट्रेन पहुंची 5 बजे शाम को। तो इसलिए ठीक है, खाते रहो कि बाहर जाके खाना खाना है। अच्छा, कितने लोगों को ब्रेक चाहिए? हाँ,
खाना है? 5 मिनट में? हाँ लेकिन ज़्यादा ना लीजिएगा। जी सर।